कल्पना कीजिए कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और मूल रूप से ये एक ऋणात्मक आवेश और एक समान मान के धनात्मक आवेश से बना होता है, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। मान लीजिए इस दूरी को हम 2a कह देते हैं। इस वीडियो में हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विभव यानी कि पोटेंशियल क्या होगा। तो ये देखिए, ये रहा बिंदु P। ये बिंदु P इस द्विध्रुव से काफ़ी ज़्यादा दूर है। इस बिंदु P की द्विध्रुव के केंद्र से दूरी r है। तो इस चित्र में तो हमने इस बिंदु P को इस द्विध्रुव के काफ़ी पास दर्शाया है ताकि जो द्विध्रुव है वो हमें दिख सके। लेकिन अगर हम सही चित्र को बनाएं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। बिंदु P बहुत ज़्यादा दूर है इस द्विध्रुव से, और ये जो r दूरी पर बिंदु P है, हमें इस पर विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि हम ये कैसे करेंगे। हम पहले से ही जानते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना कैसे की जाती है। हमें उसका सूत्र पता है, हमें उसका व्यंजक पता है, वो है KQ/R, जहाँ पर K होता है 1/4πε0। तो हम करने ये वाले हैं कि पहले हम इस आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे और फिर हम दूसरे वाले आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे और फिर हम दोनों को जोड़ देंगे, जिससे हमें कुल विभव मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमें ये तो पता ही नहीं है कि इस बिंदु P की इस आवेश से और इस आवेश से दूरी क्या है। ये जो r है ये तो केंद्र से दूरी थी, तो हमें ये दूरी तो पता ही नहीं है, इसे कैसे निकालें। तो अभी के लिए चलिए इसे r1 मान लेते हैं और इसे r2 मान लेते हैं, और अभी हम जो विभव है उसे केवल r1 और r2 के पदों में लिख लेते हैं और फिर हम बाद में इसका पता लगा लेंगे। तो क्या अब आप वीडियो को रोककर पता लगा सकते हैं कि r1, r2, q और -q के पदों में वैद्युत विभव P के लिए व्यंजक क्या होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बिंदु P पर जो विभव होगा वो धनात्मक Q के कारण जो विभव है वो जमा ऋणात्मक Q के कारण जो विभव है, उन दोनों को ऐड करने पर मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं आना चाहिए। तो जो ऋणात्मक चिन्ह है जब हम प्रतिस्थापन करेंगे हम तभी लिख देंगे। ठीक है, तो अगर हम धनात्मक Q के कारण यहाँ पर विभव को लिखे तो वो होगा KQ/R2, और ऋणात्मक Q के कारण अगर हम इसे लिखे तो ये होगा -KQ/R1। ध्यान दीजिए, ये ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइन ऋणात्मक आवेश की वजह से आया है। लेकिन अभी हमारा अंतिम उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें ये सूत्र r के पदों में चाहिए, ना कि r1 और r2 के पदों में। तो हमने शुरुआत में एक बात कही थी कि ये जो दूरी r है वो 2a से, या ये जो a है उससे बहुत बड़ी है। तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब ये जो शर्त है, ये जो सिचुएशन है कि r बहुत बड़ा है 2a से, वो हमें किस तरह से मदद करने वाला है। जब बिंदु बहुत दूर होता है, मतलब कि r बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक होता है, तो कुछ बहुत ही दिलचस्प होगा। जब आप r1, r2 और r की तुलना करेंगे, तो चलिए हम ये r1 और r2 को भी यहाँ दर्शा देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये जो तीनों रेखाएं हैं इनकी लंबाई लगभग एक दूसरे के बराबर ही है, क्योंकि P बहुत अधिक दूर है और ये एक बिंदु जैसा दिखता है। तो इन तीनों रेखाओं का मान लगभग समान होगा, जिसका अर्थ है क्योंकि ये बहुत दूर है, हम कह सकते हैं कि r1 लगभग r2 के बराबर है, जो कि लगभग r के बराबर है। चलिए अब ये जो हमने सन्निकटन किया है, ये जो हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आप r1 को r लिख सकते हैं और r2 को भी आप r लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब दोनों जो हर है यानी डिनोमिनेटर्स है वो समान हो गए हैं, और जो अंश है यानी न्यूमरेटर्स है वो तो पहले से ही समान थे। तो जब हम इन्हें घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो यानी कि अगर हम इस तरह से सन्निकटन करें और यहाँ पे ये जो हमने प्रतिस्थापन किया है r1 और r2 का r के पदों में, तो हमें क्या मिल रहा है, विभव 0 मिल रहा है।
लेकिन ये तो गलत है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर ये R1 आप फिर से देखें तो आपको दिखेगा कि R1 जो है वो R2 से बड़ा है, R1 दूरी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि धनात्मक Q ऋणात्मक Q की तुलना में थोड़ा सा पास है, इसलिए यहाँ पर विभव थोड़ा सा धनात्मक होना चाहिए। तो वो अंतर बहुत कम है लेकिन वो शून्य नहीं है। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम ये जो छोटा सा ये जो मान आएगा उसे हम ज्ञात करें। ठीक है, तो हम उस छोटे मान के लिए व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे? हमने सीखा है कि अगर हम प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन नहीं कर पा रहे हैं तो हम हमारे व्यंजक को और सरल बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसे प्रतिस्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते क्या होता है। तो चलिए ये जो हमारा व्यंजक है इसे थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसमें KQ तो उभयनिष्ठ है, तो हम उसे बाहर लिख लेंगे। और फिर हमारे पास यहाँ पर जो 1/R2 और 1/R1 बचा है, हम उसे और सरल बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर अपने हर को यानी अपने डिनोमिनेटर को और सरल बनाएं तो हमें यहाँ पर मिलेगा R1 माइनस R2 बटे R1 गुणा R2। तो हमें क्या मिला? VP बराबर KQ गुणा R1 माइनस R2 बटे R1 गुणा R2। चलिए अब फिर से प्रतिस्थापन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो हम यहाँ पर R1 की जगह भी R लिख सकते हैं और R2 की जगह भी R को लिख सकते हैं। तो हर में हमें मिल गया R का वर्ग, ये शून्य नहीं है, ध्यान दीजिए, ये है R का वर्ग। अब अंश का क्या, न्यूमरेटर का क्या? तो यदि हम R1 और R2 दोनों की जगह R लिखेंगे तो हमें R1 माइनस R2 यानी कि क्या मिलेगा? R माइनस R मिलेगा, जो कि शून्य हो जाएगा। तो हमें फिर से शून्य ही मिल गया, इसलिए अभी भी हम यहाँ पर प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं। तो हम कम से कम इसे अभी अंश में तो प्रतिस्थापित नहीं करेंगे। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, हमने अंश में इसे प्रतिस्थापित नहीं किया लेकिन हर में इसे प्रतिस्थापित कर दिया, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, ये क्या कर रहे हैं हम? तो चलिए हम कोशिश करते हैं इसे समझाने की। तो मान लीजिए कि R1 का मान 11 था और R2 उससे थोड़ा छोटा था, तो चलिए इसे 9 कह देते हैं, इसे 9 कह देते हैं। और मान लीजिए R इन दो संख्याओं के बीच कहीं पर है, मान लीजिए R 10 है, ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं कि हमें सन्निकटन करने पर क्या मिलेगा। तो वास्तविक मान जो है वो क्या है? वास्तविक मान अगर हम रखें तो वो होगा 11 गुणा 9 यानी कि ये 99 हो जाएगा। और अगर हम सन्निकटन करें, मतलब इसे 10 माने, क्योंकि R 10 है, तो हमें क्या मिलेगा? तो 10 गुणा 10 यानी कि 100 मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ जो त्रुटि है वो 1 है। और अगर हम त्रुटि को वास्तविक संख्या से कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि ये 100 में 1 है, यानी कि ये 1% है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है इसमें 1% की त्रुटि है। तो चलिए अभी ऐसा मान लेते हैं कि जो 1% की त्रुटि है कोई बहुत ज़्यादा त्रुटि नहीं है। तो ये तो हुई हर की बात, डिनोमिनेटर की बात। लेकिन चलिए अब अंश यानी न्यूमरेटर की बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। तो अगर हम वास्तविक मान यहाँ पर रखें तो क्या होगा? 11 माइनस 9 यानी कि हमें 2 मिलेगा, 2 मिलेगा। और यदि हम यहाँ पर प्रतिस्थापन करें तो हमें 10 माइनस 10 यानी कि 0 मिल जाएगा। तो वास्तविक मान जब हमने रखा तो हमें 2 मिला और जब हमने हमारा सन्निकटन किया तो हमें 0 मिला। तो यहाँ पर त्रुटि कितनी है? तो आना चाहिए था 2 लेकिन आ रहा है 0। तो एक तरह से अगर हम इसको निकालें तो 2/2 यानी कि 1 आ गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 100% की त्रुटि है, जो कि किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। 100% की त्रुटि तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो यदि हम यहाँ पर सन्निकटन कर रहे हैं तो हमें 100% गलत उत्तर मिल रहा है। और अगर आप ध्यान दें तो हर में तो हमें केवल 1% की त्रुटि मिली थी, और इसीलिए हम अंश में प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं लेकिन हम हर में प्रतिस्थापन कर रहे हैं। आप यहाँ पर रुककर इस बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। सोचिए कि क्या ये आपको समझ में आया कि हमने यहाँ पर ये क्या किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें R1 को R2 से घटाना है, उनका अंतर निकालना है।
लेकिन हमें एक शर्त को ध्यान में रखना होगा, वो ये कि R1 और R2 लगभग बराबर है। ठीक है, तो अब आप इसे कैसे करेंगे? इसे करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम जो करेंगे वो ये है। तो हम इस आरेख को थोड़ा जूम इन करेंगे। अब हम अपने द्विध्रुव के करीब जाएंगे और उसे देखते हैं। आप देखेंगे कि यदि बिंदु P बहुत दूर है तो ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर दिखेंगी, और यही वो चीज़ है जिसका हम उपयोग करने वाले हैं। जब हम इन्हें देख रहे हैं तो ये तीनों हमें समानांतर दिख रही है, लगभग लगभग समानांतर दिख रही है। तो अब हम बिंदु P को बहुत ही ज़्यादा दूर बनाएंगे और R1 और R2 को एक दूसरे के समानांतर यानी एक दूसरे के पैरेलल बना देंगे, क्योंकि बिंदु P जितना दूर होगा हमें उतना ही ये दोनों समानांतर दिखेंगे, R1 R2 समानांतर दिखेंगे। तो अब इससे हमें कैसे मदद मिल रही है? तो याद रखिए, हमें इन दोनों के बीच का अंतर निकालना है, R1 माइनस R2 निकालना है। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है तो उनके बीच का अंतर निकालने के लिए एक तरीका होता है। तो तरीका ये है कि ये जो हमारी छोटी रेखा है उससे हम बड़ी रेखा पर एक लंब खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। तो यहाँ पर एक लंब बना देते हैं। तो अब इससे हमें क्या मदद मिलेगी? तो अब आप ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ पर ये लंब बनाया, ये जो बिंदु है, ये जो हमने यहाँ पर बिंदु बनाया है, इस बिंदु की दूरी P से, और ये जो हमारा यहाँ पर ये वाला बिंदु था, इस बिंदु की दूरी P से, ये दोनों ही समान दूरियां हैं। दोनों बिंदुओं से P की दूरी समान है, जिसका अर्थ है कि ये जो अतिरिक्त दूरी है वो ये है, R1 माइनस R2 जो है वो ये है। तो ये है हमारा डेल्टा R यानी R1 माइनस R2। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे सही है, तो इस आरेख को देखिए। तो चलिए इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ पर ये लंब खींच रहे हैं तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक विशाल त्रिभुज है, एक जाइंट ट्राइंगल बन गया है, और उस त्रिभुज में ये कोण लगभग 0 है और ये दो कोण लगभग 90 डिग्री के आसपास है। आप सोच सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो 90 डिग्री के कोण हो। तो आप ऐसे सोचिए कि ये कोण 89.99 है और ये कोण भी 89.99 है, और ये जो बचा हुआ कोण है इसे आप मान लीजिए लगभग 0.0001। तो ऐसा त्रिभुज बिल्कुल बन सकता है। अब इसका मतलब ये है कि हम एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल को देख रहे हैं, और परिणाम स्वरूप ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और इसलिए ये दूरी हमारी अतिरिक्त दूरी है, R1 माइनस R2 ये है। तो ये R2 है और ये R1 माइनस R2 है। ठीक है, अब अंतिम प्रश्न जो हमारे दिमाग में है वो ये है कि ये जो अतिरिक्त दूरी है वास्तव में किस पर निर्भर करती है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस R और द्विध्रुव के बीच के कोण पर निर्भर करती है। चलिए आपको ये दिखाते हैं, हमारे पास एक एनिमेशन है, हम आपको वो एनिमेशन दिखाते हैं। तो ये रहा, ये हमारा डेल्टा R है, और ध्यान दें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही ये कोण घटता है और ये बिंदु P अक्ष की तरफ जा रही है, ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। जब हम इस कोण को घटा रहे हैं और ये बिंदु P पूरा लगभग अक्ष के ऊपर ही आ गया है, तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। अब ये जो डेल्टा R है वो अपने आप ही ये जो दूरी है 2a जो दूरी है उतना हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डेल्टा R है वो सर्वाधिक है। अब अगर हम इसे ऊपर की तरफ करते हैं तो ये धीरे धीरे ये जो अक्ष है इससे अगर हम ऊपर करें तो ये जो दूरी है, ये जो डेल्टा R है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। और अगर अंत में जब ये बिंदु P इन दोनों के ठीक बीच में आ जाता है, तो यहाँ ये बिंदु P है, तो ये दोनों से इसकी दूरी जो है, तो यहाँ पर बिंदु P है, तो अब डेल्टा R जो है वो 0 हो जाएगा। इन दोनों की जो दूरी है वो एकदम समान हो जाएगी, डेल्टा R जो है वो 0 हो जाएगा, इनके बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। डेल्टा R इस कोण पर निर्भर करता है, और इसीलिए चलिए इस कोण को भी हम निकाल लेते हैं, इस कोण के ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। मान लीजिए इसे थीटा कहते हैं, और यदि ये कोण थीटा है और हम मान लेते हैं कि ये सभी रेखाएं समानांतर है, तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। और अब सवाल ये आता है कि थीटा का उपयोग करके और इस समकोण त्रिभुज का उपयोग करके क्या पता लगा सकते हैं कि डेल्टा R क्या होगा?
तो हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। ये त्रिकोणमिति से यानी ट्रिग्नोमेट्री से आप कर सकते हैं। तो वीडियो को रोकिए और आप कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आप ध्यान दीजिए 2a जो है वो कर्ण है, वो हाइपोटेनियस है। अब हमें जो चाहिए वो है आसन्न भुजा, एडजेसेंट साइड। तो हम कॉस थीटा का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर डेल्टा आर बटे 2a। अब डेल्टा आर क्या हो जाएगा? डेल्टा आर हो जाएगा 2a गुणा कॉस थीटा। और इसलिए यदि हम उसे प्रतिस्थापित करते हैं तो अब हमारे पास हमारा अंतिम समीकरण ये होगा, Vp होगा KQ गुणा 2a कॉस थीटा बटे r का वर्ग। और ये एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के लिए हमारा व्यंजक है। तो आप जो देख रहे हैं वो ये है कि एक द्विध्रुव के कारण विभव न केवल आवेश पर निर्भर करता है बल्कि दो आवेशों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। और ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि हमने इसे वैद्युत क्षेत्र के मामले में भी देखा था। और इसीलिए इस गुणनफल को हम द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट कहते हैं। लेकिन एक और चीज़ पर ध्यान दीजिए, ये इस कोण थीटा पर भी निर्भर करता है। और हमने देखा है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि ये R1 माइनस R2 जो ये दोनों के बीच का अंतर है वो उस कोण पर भी निर्भर करता है। तो कॉस थीटा को निकालना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। हमने एक सीमा ली जिसमें हमने R1 और R2 को लगभग बराबर माना और हमने ये मानकर कि एक दूसरे के समानांतर है त्रिकोणमिति का उपयोग करके इसे निकाल लिया, इसे हल कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा।